नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में जो पटवारी एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस ऑलरेडी मेंशन्ड है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पूछा जा रहा है। तो उसी के लिए मेयरली हम शॉर्ट नोट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है, ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है, इसके साथ साथ ये सभी एग्जामिनेशन को कवर करेगा। ठीक है, चाहे आपके इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन हैं या टीजीटी पीजीटी अन्य एग्जामिनेशन है, उसके लिए इंडियन पॉलिटी के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान यहीं से शुरू करना है आपने, केवल पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ते जाना है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर केवल हम पटवारी जीओआईटी जो रिलेटेड एग्जामिनेशन है उसी से संबंधित चीज़ों को हम, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इनिशियल शुरुआत कहाँ से होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? इंडिया में जब अंग्रेजों का शासन रहा तो भारत के अंदर, ठीक है, 1773 से 1785 के बीच, ठीक है, जो पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के, ठीक है, गवर्नर जनरल बने बंगाल के, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है, प्रॉपर तरीके से। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ये पहला गवर्नर जनरल बंगाल था। ठीक है, इसी के कार्यकाल में भारत के अंदर पहला रिटन लॉ, जिसको हम, ठीक है, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत के अंदर वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना बंगाल का, और ये गवर्नर जनरल, ठीक है, 1773 से 1785 के बीच में रहा। और इसी के कार्यकाल में भारत में जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग या लॉ मेकिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दोनों चीज़ों में कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और उनके कार्यकाल में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करने की शुरुआत करी। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है। इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसके बाद अंग्रेज़ों की बंगाल में पकड़ शुरू हुई, और बंगाल से ही इम्पोर्टेंट जो रेगुलेशन शुरू किया अंग्रेज़ों ने, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। तो आपको याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना 1773 से 1785, और इसी के कार्यकाल में इंपॉर्टेंट पहले कानून पारित हुए, ठीक है, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिगनिंग ऑफ कंपनी रूल, यहाँ पर 1773 से लेकर 1858 तक भारत के अंदर जो शासन देखा जाता है उसको कहते हैं हम कंपनी रूल। और 1858, ठीक है, 1858 के बाद जो इम्पोर्टेंट जो भारत के अंदर रूल होता है उसको हम कहते हैं क्राउन रूल। कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं, ठीक है, क्राउन रूल यानी कि उस समय एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि इसके बाद का जो शासन, जो रेवोल्यूशन हुआ 1857 में, उसके बाद की जो कहानी है वो क्राउन रूल शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, 1773 1850 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का औपचारिक शासन रहा, जो ब्रिटिश की संसद के नियंत्रण में था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात रही। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में इंपॉर्टेंट कानून कौन कौन से बने, आपको याद रखना है। सबसे पहले 1773 रेगुलेटरी एक्ट बना, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, और 1784 में तीसरा अधिनियम था पीस इंडिया एक्ट। ये सारे के सारे कानून, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही भारत के अंदर, या जो बंगाल से शुरू हुए थे, ठीक है, लाए गए थे। इन एक्ट की इंपॉर्टेंट दो चार बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, भर भर के चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम केवल और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला रखना है आपने कि पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है, यानी कि गवर्नर जनरल का पद यहीं से शुरू हुआ था। और वॉरेन हेस्टिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। तो पहला ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि भारत के अंदर गवर्नर जनरल की पोस्ट कब शुरू हुई थी, बंगाल के, तो इस अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है,
दूसरा पॉइंट, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का जो इंपॉर्टेंट, कलकत्ता को ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बना दिया गया। इनिशियली इन्होंने कलकत्ता से ही रूल किया भारत के अंदर, और धीरे 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 अपने जो इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए, अपने नियम्स बनाए, ठीक है, उसके तहत पूरे भारत के अंदर इन्होंने कानून बनाने शुरू कर दिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया जिसमें 4 मेंबर होंगे, यानी कि गवर्नर जनरल के साथ 4 व्यक्ति और होंगे काम करने के लिए, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको लेकर चलना है। तो यही चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। अच्छा, इसी एक्ट के तहत एक दो बातें और भी आप याद कर सकते हो कि इसी एक्ट के तहत और एक कानून बना कि भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक नया पद शुरू हो गया, ठीक है। एक नई डिपार्टमेंट आ गया, इसमें 24 लोग शामिल किए गए, ठीक है। 24 लोगों को भर्ती किया गया, ये सारे अंग्रेजी थे, ठीक है, सारे कंपनी के सदस्य थे। और ये लोग क्या करते थे उस समय, इंडिया को जो रेवेन्यू सिस्टम है वो देखते थे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको ये रखना कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो पद है या जो पोस्ट है वो कब शुरू हुई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और ये 1774 कलकत्ता में इसी अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो पहले जज हुए उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। तो ये भी आप नोट कर सकते हो कि चीफ जस्टिस बने, 3 जज हुए, एक का नाम हाइट था, लिमेस्टर था, चैम्बर्स था, चौथे जज थे, यानी कि मेन जज कौन हुए, सर एलिजा इम्पे, याद रखना है। तो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर लिखी गई हैं, उनको आप नोट करेंगे। और बाकी मुझे लगता है कि एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेगुलेट एक्ट से इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में एक और एक्ट पारित हुआ 1781 में, ठीक है, 1781 के अंदर। इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट या सेटलमेंट अधिनियम, ठीक है। यह अधिनियम 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी, ठीक है, तथा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए लाया गया था। इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है कि किसके कार्यकाल में आया था। मेरे लिए क्वेश्चन छोटे एग्जामिनेशन में यहीं से बनते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, 1781 में, किसके कार्यकाल में आया। तो गवर्नर जनरल जो जिसका नाम था, जिसको हम बोल सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और तीसरी इंपॉर्टेंट अगर पूछेगा तो जो भी इंपॉर्टेंट लूप एंड होल्स रेगुलेट एक्ट में रह गए थे उनको पूरा करने के लिए। अगर ज्यादा ही पूछेगा तो इससे जो पावर्स थी उसका डिवीजन किया गया, तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, ये बड़े एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा, तो इतना चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी 1784 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आया था। ये तीसरा कानून था, ठीक है, तीसरा कानून था। तो पिट्स इंडिया क्यों बोलते हैं इसको, लॉर्ड जो विलियम पिट हुए ब्रिटेन प्रधानमंत्री, उनके द्वारा इसको ड्राफ्टेड किया, उनके नाम पर किया गया था, ब्रिटेन विलियम पिट के नाम पर, ठीक है, इसका नाम पिट्स इंडिया रखा गया था। इसके द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट गलत है, डायरकी सिस्टम आगे जाकर 1909 में इंट्रोड्यूस होगा, तो इस लाइन को, ठीक है, मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि डायरकी सिस्टम को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा खत्म किया गया था, जो ड्यूअल सेशन प्रणाली थी, ठीक है। ये नहीं लिखना है, बस इतने लिखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिड्यूस 3, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहले कितने सदस्य थे, 4 मेंबर्स थे, उनको घटाकर 3 कर दिया, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नई बॉडी बनी जिसको बीओसी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेंगे, जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को देखेगा, ठीक है। इसमें टोटल 6 सदस्यों को शामिल किया गया, तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात थी, 2, एक रिड्यूस कर दिया गया मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, कार्यकारी परिषद बोलेंगे, यानी कि सीधी सी बात इंपॉर्टेंट ये समझ सकते हैं आप, ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल का पद है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेंगे जिसको, उससे नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और जिसमें पहले 4 मेंबर्स थे, बाद में घटाकर 3 कर दिए। और इसके साथ साथ भारत में रूल करने के लिए इंग्लैंड में बैठी हुई 2 बॉडीज हैं, जिसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो पहले ही हमारे पास आ चुका है, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें लगभग 6 मेंबर और इसमें 24 मेंबर्स। ये भारत के शासन में किस तरह के भारत का कंट्रोल होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये चीजें स्पष्ट करता है। क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से इन चीजों को नोट करें, ठीक है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्टर अधिनियम,
ठीक है। चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर अधिनियम। चार्टर क्या होता था, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी उस समय कुछ अधिनियम पारित, यानी कि जो चार्टर बनाती थी सबसे पहले, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते थे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो चार चार्टर एक्ट हैं। पहला 1793, 1813, 1833, 1853। इनकी डेट याद कर लेना, 20-20 साल के बाद आए हैं ये, ठीक है। सबसे पहले 20 ईयर 1793, उसके बाद 20 साल ऐड करेंगे हम तो 1833, उसके बाद 20 और ऐड करेंगे 1833, फिर और 20 ऐड करेंगे 1853 में चौथा और आखिरी चार्टर एक्ट था। ये भी जरूर याद रखना कि किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में पहला आया, ठीक है। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के कार्यकाल में दूसरा आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में तीसरा आया, और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चौथा एक्ट। इनके जो टेन्योर भी लिखे गए हैं कि इनका टेन्योर कब से कब तक रहा है, तो ये जरूर एग्जामिनेशन में पूछता है कि किन किन के कार्यकाल में ये जो अधिनियम थे ये लाए गए थे, ठीक है। चार्टर एक्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर चार्टर एक्ट सबसे विख्यात इसमें विलियम वेंटिक का चार्टर एक्ट है 1833 का, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। इसमें ज्यादा बात नहीं है, आपको याद रखना है कि कब आया था 1793, किसके कार्यकाल में आया, ठीक है, किसके कार्यकाल में आया तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको ऊपर देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाने लगा। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। तो यहां से यही बात क्लियर हो जाती है, क्या बात होती है कि जो इंग्लैंड में रह रहे कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है वो भारत के खाते से दिया जाएगा, भारत का पैसा उनके ऊपर दिया जाएगा। बेशक वो कहाँ पर बैठेंगे, इंग्लैंड में। तो इन चीज़ों का बड़ा विरोध भी किया था भारत के लोगों ने, ठीक है, बहुत विरोध भी किया था, लेकिन ये इसकी शुरुआत हो गई थी, इंडियन एक्सचेकर शुरुआत कर ही दिया गया था। दूसरा चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1813 में। दो तीन बातें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। कंपनीज ट्रेड मोनोपोली वाज एंडेड, ठीक है। 1 लाख रुपी वर ग्रांटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। पहला समझते हैं क्या है कि जो ब्रिटिश कंपनी है उसको अब मोनोपोली नहीं रहेगी, किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर, यानी कि ट्रेड करने का अधिकार अब सभी लोगों को मिलेगा, दूसरी कंपनियों को भी मिलेगा, वो भी ट्रेड कर सकती हैं, एकाधिकार नहीं रहेगा। यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है कि जो टी का प्रोडक्शन है, यानी कि टी का जो ट्रेड है, चाय का और चाइना के साथ व्यापार, ट्रेड ऑफ ट्री एंड ट्रेड विद चाइना, इसके ऊपर मोनोपोली को कंटिन्यू रखा गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों की दोनों। और बाकी जितनी भी मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड करने की, उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, याद रखें, ठीक है। और दूसरा, शिक्षा के विकास के लिए सबसे पहले प्रयास यहां से किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एजुकेशन के ऊपर हर लाख 1 लाख रुपए खर्च कर दिया जाएगा। ये पहली बार स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में आने का अधिकार दे दिया गया था। तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन से संबंधित वही आपको नोट करने हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है तीसरा चार्टर एक्ट, ठीक है। 1833 में आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ये एक्ट आया था। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। पहला, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बना, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनके कार्यकाल में ये एक्ट आया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूर्ण रूप से समाप्त कर दी, यानी कि जो कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली जो चाइना और टी के ऊपर रखी हुई थी वो भी खत्म कर दी, यानी कि अब संपूर्ण रूप से दूसरे व्यक्तियों को अधिकार मिलेगा ट्रेड करने का, ठीक है। कंपनी क्या करेगी भारत के अंदर, अब केवल पॉलिटिक्स का काम करेगी। विधि निर्माण हेतु कार्यकारी परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऑलरेडी 3 मेंबर थे, अब उसमें फिर से एक चौथा मेंबर जोड़ा गया, ठीक है। और चौथा मेंबर कौन था, ठीक है जी, लॉर्ड मैकोले था। एक विधि आयोग के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा गया है, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1834, ठीक है। भारत का पहला विधि आयोग कौन था, लॉर्ड मैकोले। लॉर्ड मैकोले की अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग भी गठित हुआ था, जिसने आगे चलकर सीआरपीसी, आईपीसी जैसे एक्ट को बनाया था, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। और उसके बाद आता है अगला चार्टर एक्ट,
ठीक है। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो ये इतिहास के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ठीक है। भारत का पहला शिक्षा आयोग भी लॉर्ड मैकॉले के कार्यकाल में ही 1835 में, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में ही सबसे पहले 1835 में पारित हुआ था। यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन कमीशन कब आया? 1835। और विधि आयोग कब आया? 1835। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें दोनों की दोनों, ठीक है। अगला आता है लास्ट चार्टर एक्ट, जो कि 1853 में आया, 1853 में आया, ठीक है। यहां से कुछ एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की शुरुआत भारत के अंदर होगी कि जो भी आपके कंपनी के मेंबर्स होंगे उनको अब किस तरह से चुना जाएगा, उनको चुना जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत। हालांकि बाद में 1854 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1857 में इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए। बाद में इंडिया में जो पहला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1963 के आसपास पहले आईसीएस बने, और इंडिया के अंदर 1921 में जाकर एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। और भारत में विधान परिषद की स्थापना हो गई, ठीक है। तो यहां में पहली बार, ठीक है, काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका अस्तित्व भी देखने को मिलता है। तो चार्टर एक्ट 1853 डलहौजी के कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है। अब चार्टर एक्ट नहीं आएंगे चार्टर एक्ट के बाद अब, ठीक है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। दिस एक्ट मार्क द एंड ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको हमने समझना है थोड़ा सा कैसे। 1857 में 1857 में एक रेवोल्यूशन भारत के अंदर हुआ, जिसको हम 1857 की क्रांति बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजों को लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट था, जिससे इंडिया को बहुत सी, इंडिया स्वतंत्र हो सकता था या इंडिया की पावर उनसे छीन सकती थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, 1858 में इस क्रांति के बाद एक एक्ट पारित कर दिया, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858। बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। लॉर्ड, जो उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी, उनका एक प्रपोजल था, उन्होंने लेटर भेजा, जिसके तहत ये एक्ट पारित हुआ था 1858 का, ठीक है। इस एक्ट के तहत सबसे पहले तो ये बोला, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था, याद रखें। लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक, सॉरी, इंडिया थे, ठीक है। सबसे पहले बात बोला कि एंड ऑफ कंपनी रूल, की भारत के अंदर जो कंपनी है उसका शासन को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। कंपनी अब शासन नहीं करेगी, ठीक है। यानी कि अब सीधा का सीधा किसके पास आएगी पावर, जिसको हम बोलेंगे भारत में अब क्राउन रूल शुरू हो जाएगा, ठीक है। राजा का शासन, या बोलेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात बनाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया कि बिगिनिंग ऑफ द क्राउन रूल, ठीक है। द ब्रिटिश क्राउन रूल डायरेक्ट रूल इन इंडिया नाउन एज अ क्राउन रूल। 1858 के बाद जो ब्रिटिश यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के अंदर रूल करेगी, उसी को ही क्राउन रूल के नाम से जाना गया, कि अब राजा का शासन है, ठीक है, अब कंपनी नहीं है, ठीक है। इंडिया केम अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि भारत ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसके अंडर काम करेगा। और कंपनी पावर्स बट ट्रांसफर टू कॉमन, यानी कि जितनी भी कंपनी के पास शक्तियां थी, वो सारी की सारी शक्तियां किसको दी जाएगी? कंपनी को दी जाएगी, ठीक है। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया वाज, यानी कि एक नया पद आ गया, गवर्नर जनरल को अब हम किस नाम से जानेंगे? वाइस रॉय ऑफ इंडिया। एक पॉइंट इसको जरूर नोट करना। और एक नया पद होगा भारत सचिव का। जो इससे पहले हमने पढ़ा है ना, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट अधिकारी थे, वो समाप्त हो गया यहां से। और एक हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था, इसको भी समाप्त कर दिया। अब एक नया पद आ गया, ठीक है, भारत सचिव का, ठीक है। और भारत सचिव में कोर्ट के कुल कितने सदस्य होंगे? 15 मेंबर्स इसमें शामिल होंगे। नोट कर देना प्रॉपर तरीके से, अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यहां पर चीजें लिखी भी गई कि मीनिंग ऑफ क्राउन रूल, ठीक है। क्राउन रूल का अर्थ है भारत के ऊपर सीधे ब्रिटिश सम्राट और संसद द्वारा शासन किया गया, ठीक है। और यहां से एक पॉइंट आपने जरूर लिख लेना, ठीक है। इस एक्ट के तहत 1858 के तहत भारत में जो गवर्नर जनरल था, उसको नया नाम दे दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी, जो हमने पहले इससे पहले पढ़ा था
1856 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 1858 तक, और जब ये एक्ट आया उसके बाद 1858 में ये भारत के पहले वाइसरॉय बने और 1862 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इसको भी प्रॉपर तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड केनिंग। ठीक है, लॉर्ड केनिंग वाज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर दिस एक्ट। क्लियर हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर, ठीक है, आपको बताया कि भारत के अंदर, ठीक है, एक, ठीक है जी, भारत परिषद बनी, भारत परिषद बनी, और भारत परिषद का हेड होगा भारत सचिव, जिसमें 15 सदस्य होंगे। ये 8 सदस्य तो कंपनी से ही रखे गए थे, 7 प्रीवी काउंसिल से अपॉइंट हुए थे। इनकी चर्चा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, भारत परिषद अब इसके बाद कानून बनाएगी भारत के अंदर, और उन कानून को कहा जाएगा भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी एक्ट आए उनको इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना गया। ठीक है, तो अब आता है इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट वर पास्ड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस इंडियंस इनटू लॉ मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि भारत परिषद अधिनियम भारत में भारतीयों के को विधि निर्माण प्रशासन शामिल करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से भारत परिषद अधिनियम इंपॉर्टेंट है? 1861 में लॉर्ड केनिंग के कार्यकाल में पहला, 1892 लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में दूसरा, लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है, 1909, ठीक है, इनके कार्यकाल में तीसरा इंपॉर्टेंट। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, लॉर्ड केनिंग के कार्यकाल में आया। ठीक है, 2-3 बातें यहां से लिख लेने की। पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया गया। 3 व्यक्ति थे, सर दिनकर राव थे, महाराजा बनारस थे, महाराजा पटियाला थे, उनको पहली बार भारत में पार्षद बनाकर भेजा गया था, नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, नंबर 2, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ये पावर वाइस रॉय को दी गई थी। ठीक है, उस समय वाइस रॉय लॉर्ड केनिंग थे, उनको ये पावर दी गई थी। अध्यादेश क्या होता है, इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में हम आगे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 3, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, ये भी एक लॉर्ड केनिंग के द्वारा जो भी डिपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी कि जो डिपार्टमेंट डिवाइड किए जाते हैं आज भी, उनकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, दूसरा आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसको हम क्रॉस का एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स क्रॉस ने इसको क्या किया था, डिजाइन किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसको बजट एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बजट एक्ट भी कहते हैं क्योंकि पहली बार बजट में डिस्कशंस करने का अधिकार सदस्यों को प्राप्त हुआ था। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो इसे बजट का अधिनियम कहते हैं। और भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत इस एक्ट के तहत की गई थी। 2 पॉइंट आपने इस एक्ट से याद रखना। और उसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट नंबर 3, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। यहाँ पर लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड यहाँ पर मिंटो है। ठीक है, जो मॉर्ले हैं, ठीक है, ये क्या थे उस समय, मिंटो सेकंड इस समय क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, और लॉर्ड मॉर्ले क्या थे, भारत सचिव थे। इनके द्वारा ये इंपॉर्टेंट एक्ट, इंपॉर्टेंट जो रिफॉर्म्स किए गए, इसको नाम दे दिया गया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, introduce separate electorate on the basis of religion. First time Indians were included in the executive council of the viceroy. 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया ही था। इस मुस्लिम लीग 1906 में बनी, वो डिमांड करी थी कि उनको सेपरेट इलेक्ट्रेशन मिलना चाहिए। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोल्स मिलने चाहिए, अलग प्रतिनिधित्व मिले, कि मुस्लिम के लिए भी कुछ सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में होनी चाहिए, और होगी उसके ऊपर मुसलमान ही लड़ेंगे और मुसलमान ही लोग उसके लिए वोट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को कहते हैं सांप्रदायिक, ठीक है, प्रतिनिधित्व का जनक, यानी कि फादर ऑफ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। ठीक है, यहां से सिखों के लिए, यहां से मुस्लिम के लिए, यहां से एंग्लो इंडियंस के लिए अलग अलग, ठीक है, क्या दिए गए थे, रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, अलग अलग उनको क्या दिया गया था, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि बाद में शुरुआत होगी, लेकिन यहां से उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोल्स मिलने शुरू हो गए, उनके लिए अलग सीटें आरक्षित रखनी शुरू हो गई थी। तो इसीलिए जाना जाता है। और एक पॉइंट यहां पर हमने मिस कर लिया, भारत में पहली बार भारत की वाइसरॉय की जो वाइसरॉय थी, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें पहली बार एक इंडियन भी शामिल किया गया था एज अ लॉ मेंबर, और उसका नाम था एसपी सिन्हा। जरूर याद रखना, 1910 में ये हुआ था। 1910 में पहली बार एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे।
उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जी। मॉन्टेग्यू कौन है? चेम्सफोर्ड उस समय क्या थे? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया है। और मॉन्टेग्यू उस समय क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, या हम बोलेंगे भारत सचिव है। ठीक है, यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली लागू करने के लिए किया गया था। इसी के कार्यकाल में सबसे पहले भारत में इलेक्शंस भी करवा दिए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट देख लेते हैं। इसके तहत भारत में बाइकैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हो गई थी, यानी कि एक बनी विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, और एक बनी, ठीक है, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 1919 में। और भारत में पहली बार आम चुनाव भी कब हुए थे? 1919 में ही हो गए थे। सेंटर में, केंद्र में पहली बार गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये भी चीजें है ना, फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, और भारत में पहली बार चुनाव हुए। ठीक है जी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां से भी देख सकते हो कि डायरकी सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया था। ठीक है, डायरकी वाज इंटर प्रोविंसेस बट सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत डिटेल चीजें हो जाती हैं कि अगर आप पढ़ेंगे कि आरक्षित सूची क्या थी, हस्ताक्षरित सूची क्या थी। जैसे आज के टाइम में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है, उस समय भी कुछ इस तरह के ही सब्जेक्ट रखे गए थे कि हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कुछ कुछ प्रोविंसेस को भी देंगे और कुछ सेंटर के पास भी पावर रखेंगे। इसी को ही डायरकी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट आप यहां से याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया एक्ट है। ठीक है जी, इसके बारे में जितने भी पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं उनको नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से कि 2/3 या हम बोलेंगे अधिकतर, मैक्सिमम लगभग 70 से 75% कॉन्स्टिट्यूशन भारत का यहीं से बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस, संघीय प्रणाली की शुरुआत इसमें हो जाती है। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है फेडरल सिस्टम। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि संविधान की सर्वोच्चता यहां से शुरुआत होती है। संविधान हम कहेंगे नहीं, क्योंकि सब इसमें संविधान ना होकर, ठीक है, इसमें होना चाहिए था संसद की सर्वोच्चता। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन की जगह यहां पर पार्लियामेंट कर लेना आपने। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत यहां पर हो जाती है। और इसी के तहत आरबीआई वाज एस्टेब्लिश इन 1935। इसके तहत ही भारत में जो हम बोल सकते हैं जो इकोनॉमी थी उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को भी एस्टेब्लिश कर दिया। बहुत सी बातें ऐसे इस 1935 तक लगभग 310 आर्टिकल थे इसमें, 8 से 10 अनुसूचियां थी। बहुत बड़ा ड्राफ्ट था। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। खासकर हम छोटे एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी को नहीं कवर कर रहे हैं। उसके लिए तो आपको बहुत चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं इन्हीं एक्ट से। ठीक है, हम केवल हाईलाइटेड चीज़ें जो हमारे छोटे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, पटवारी और जेओआईटी आप सेक्रेटरीट का जो एग्जामिनेशन हो सकता है उनके लिए, बाकी एज अ, ठीक है, बेस के लिए आप इसको बड़े एग्जामिनेशन के लिए भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आरबीआई कहां पर एस्टेब्लिश हुआ था? इनिशियली कलकत्ता में, बाद में इसको बॉम्बे 1938 में बॉम्बे शिफ्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको, सर एस स्मिथ इसके पहले गवर्नर बने। ठीक है, इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बैंकिंग सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सारी बातें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो क्रिप्स मिशन आ गया अगला 1942 में। आज़ादी के, सॉरी, ये जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था विश्व के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उस समय अंग्रेज चाहते थे कि भारत को अपने फेवर में लिया जाए। तो उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन स्थापित किए जो भारतीयों को अल्यूर करने के लिए थे। तो इसी में एक क्रिप्स मिशन था। ठीक है, 1942 में। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नाम पर रखा गया था। ठीक है, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा था कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा तब तक तुम ऐसा करो कि हमें वर्ल्ड वॉर में हमारी हेल्प करो, इंडिया को कह रहा है, और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म करेंगे। ठीक है, 1942 में इसको नेग्लेक्ट किया गया, अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, नेहरू जी ने कहा जंग लगी हुई कुंडी है। बहुत सी बातें आती हैं इसमें। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया कि हमने
हमने क्या देखा उसके बाद कि क्या होना है, ठीक है, तुम करोगे या नहीं करोगे, बहुत सी बातें थी, लेकिन क्रिप्स मिशन असफल हो गया था, ठीक है। उसके बाद 1946 में एक और कमीशन बिठाया, जब 42 का भारत छोड़ो आंदोलन भी कंप्लीट हो गया है 1946 में, ठीक है। एक और कमीशन बिठा दिया जाता है या इंडिया आता है, ठीक है, जिसमें 3 सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर जो कि इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में भी था, और तीसरा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो कि इस कमीशन का अध्यक्ष भी था, चेयरमैन भी था, ठीक है। तो ये कमीशन 1946 में भारत भेजा, ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स रही, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारी हैं इससे भी, ठीक है। आपको क्या याद रखनी है कि भारतीय संविधान की रूपरेखा इसी ने तैयार करी थी, इसी ने बोला था कि हम क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, जो वहाँ के सदस्य होंगे उनका इलेक्शंस करवाएंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, उसमें मेंबर्स कितने होने चाहिए, ये सारी बातें, ठीक है। वहाँ पे रिजर्व मेंबर्स कितने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो अगर कभी भी प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस किस सिफारिशों पर हुआ है या किसके रिकमेंडेशन पर हुआ है, तो आप करोगे कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। और एक अंतरिम सरकार की गठन भी की गई थी 1946 में ही, ठीक है। पहले 1946 में ही क्या बना, हमारे पास एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी कर दिया गया था कि भारत के अंदर एक सरकार अस्थायी रूप से चलाई जाएगी जब तक भारत का इलेक्शन नहीं होता या जब तक रेगुलर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म होती है, ठीक है। और इसी के तहत 9 दिसंबर 1946 को आगे हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। 1946 में 9 दिसंबर 1946 में क्या हो जाता है, ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी हो जाता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां से केवल इतनी सी बातें। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है 3 जून 1947 माउंट बैटन योजना या विभाजन योजना, या 3 जून की योजना भी इसको कहते हैं, ऐसे इसके बहुत नाम है। इसको बालकन योजना भी कहते हैं, इसको बाल्कनाइजेशन, इसको डिकी डोलमा प्लान भी कहते हैं, ठीक है, डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके की पॉइंट क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन जो कि अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम वाइसरॉय हैं ब्रिटिश भारत के, और बाद में वो गवर्नर जनरल पहले बने भारत के, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला तो इंपॉर्टेंट विभाजन का मसौदा दिल्ली में प्रस्तुत कर दिया, इसमें जो पार्टीशन ऑफ इंडिया है वो इसके तहत किया गया था। एंड इसमें तो और भी बातें थी कि जिसको भारत का संविधान पसंद नहीं है वो अलग देश बना सकता है, अलग चीजें बना सकते हैं, बहुत सी बातें थी ऐसे, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन बेस्ड ऑन दिस प्लान, ठीक है, इसी योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। माउंट बैटन योजना जरूर नोट करें इसको। और लास्ट वॉइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंट बैटन, ब्रिटिश भारत के अंतिम वॉइस रॉय लॉर्ड माउंट बैटन थे, ठीक है। ये भी चीज आपको याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट हमारा एक्ट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश काल में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। इसके तहत भारत स्वतंत्र हो गया और इंडिया एंड पाकिस्तान 2 नेशंस बनाए गए, ठीक है। और 2 नेशंस कौन कौन से बने, एक इंडिया यानी कि पूरा डिवीजन हो गया, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता मनाता है, और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही, ठीक है, एक दिन पहले ही अपने आप को फ्रीडम डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, ये इंडिया के बनते हैं लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, पाकिस्तान के बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी बनते हैं इंडिया के, और लियाकत अली खान बनते हैं पाकिस्तान के, ठीक है। इस तरह से ये 1947 में, और एक कमीशन और बैठता है जिसको हम सीमा आयोग बोलेंगे या बाउंड्री आयोग बोलेंगे, रेड क्लिफ कमीशन 1947 में बैठता है, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण के लिए, रेड क्लिफ आयोग। और इसने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री खींची, ठीक है। ये घर पे गया, इसने बहुत से पुलिस स्टेशन को मिलाया कि यहाँ से पाकिस्तान होना चाहिए, ठीक है, बहुत सी बातें, ठीक है। और यहाँ से इंडिया होना चाहिए, है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री इसने डिवीजन करी थी, ठीक है। तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे हुआ, क्या क्या बातें हुई, ये सारे कमीशंस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें हुई हैं, ठीक है। अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में रिव्यू जरूर दें। जल्द मिलते हैं नई चीजों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।